तमिलनाडु की लड़ाई में अन्नामलाई बतौर हीरो उभर कर आने जा रहे हैं। यह बिल्कुल तय हो चुका है। कमाल करने जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाते दिख रहे अन्नामलाई का अपना भविष्य क्या होगा। बतौर सांसद वो लोकसभा पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, यह बड़ा मजेदार हो गया है। दरअसल अगर मैं आपसे कहूं कि अगर अन्नामलाई ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में तमिलनाडु में पूरी तरीके से जान फूंक कर रख दी है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा है, नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से दक्षिण भारत में और खासतौर से तमिलनाडु में पूरी ताकत लगाई, जब नई संसद बनी तो उसमें तमिलनाडु के संस्कारों से, संस्कृत से जुड़ा हुआ सेंगोल स्थापित यहां पर किया, उसका पूरा मैसेज तो वहां गया। लेकिन सनातन की बहस ने क्या उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया। पर होता क्या है कि जब दो सीधे ध्रुव, दो ध्रुवी लड़ाई हो जाए तो उसमें एक पक्ष को कितना भी नुकसान हो, अगर बाकी पक्ष गौण हो जाते हैं और दूसरे पक्ष को फायदा होता दिखाई पड़ता है। तो अगर मैं ये कहूं कि भारतीय जनता पार्टी वो दूसरा पक्ष हो गया है, तो इसमें कतई कोई दो राय मत मानिएगा। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर, बुलंद भारत टीवी से बात कर रहा हूं दक्षिण भारत के सबसे बड़े राज्य की, द्रविड़ प्रदेश की, जहां का दौरा भी बुलंद भारत टीवी की टीम ने किया था। आपने देखा था सनातन को लेकर वो कैसे सोचते हैं तमिलनाडु के लोग। भले ही स्टालिन ने, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने जो भी टिप्पणियां की हों, लेकिन वहां पर सनातन को लेकर किस तरीके के भाव हैं वो आप हमारी डॉक्यूमेंट्री में देख चुके थे। लेकिन यहां सवाल है, जो आज का पहले चरण का जो चुनाव हुआ तमिलनाडु में, वहां क्या भारतीय जनता पार्टी कुछ करने जा रही? तो मैं आपको बता दूं, 2 से 4 सीटें ऐसी हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी का कमल कमाल कर सकता है। वो पार्टी कौन सी सीटें हैं? तो सबसे नंबर 1 पर जो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से सीट है वो है तिरुनेलवेली। नेनार नागेंद्रन है। आपको बता दूं, ये एआईडीएम के सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं, दिग्गज नेता हैं, और इनके आने के बाद बहुत कुछ बदला है। इसी तरीके से के अन्नामलाई कोयम्बटूर में। निश्चित तौर पर पूरी जो राजनीति इस समय तमिलनाडु की है वो अन्नामलाई के इर्द गिर्द ही घूम रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोयम्बटूर में आज जब मतदान की बारी आई तो वहां पर कुछ रोचक हुआ। वो रोचक ये हुआ कि वहां पर करीब 1 लाख वोटरों के नाम ही वोटर लिस्ट से गायब थे पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसको लेकर अन्नामलाई ने शिकायत तो की है और अपने अपने तरीके के दावे किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कन्याकुमारी, आपको मालूम है बीजेपी अपने बूते ही एकमात्र सीट थी जो पहले जीत चुकी है, तो पी राधाकृष्णन यहां से हैं। और एक नीलगिरी सीट है जिसमें एल मुरुगन, उनके जीतने की बात कही जा रही है कि वो भी कम से कम जीत सकते हैं। चेन्नई साउथ से जो तमिलिसाई सौंदरराजन तेलंगाना की पूर्व गवर्नर हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा टक्कर देने की बात आ रही है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस तरीके से वहाँ पर सनातन को लेकर और स्थानीय राजनीति को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर जो मुद्दे चल रहे थे, और जैसे पूरे सभी विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्रा करके अन्नामलाई पहुंचे, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी को एक जैसा नया पुनर्जीवन मिला, एक ऐसा चेहरा मिला जो उनका अपना है, एक ऐसा व्यक्तित्व मिला जो तमिलनाडु का धरती पुत्र है, भूपुत्र है, बाहरी का कोई आरोप नहीं लगा सकता था। एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसका एक बहुत शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड है, जो आईआईएम लखनऊ से पास आउट है, इंजीनियरिंग उसने कर रखी, आईपीएस बना और आईपीएस बनकर करीब 7-8 साल सर्विस करने के बाद, सेवाएं देने के बाद वो राजनीति में आता है। और आते ही जिस तरीके से वो लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, एक एनर्जेटिक युवा व्यक्ति जब भारतीय जनता पार्टी को मिलता है तो वहां पर एआईडीएमके जब जयललिता नहीं है तो उसका पूरा फायदा उठाते हैं और उस तरीके से वहां पर वो एक अपनी नई जमीन बनाना शुरू करते हैं। और अगर हम बात करें कि तमिलनाडु में अन्नामलाई के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने क्या किया, तो वहां पर कुछ कास्ट ऐसी थी जिनको मुझे आपको थोड़ा बताना पड़ेगा, वो बताना जरूरी। अगर वो नहीं बताता हूं तो निश्चित तौर पर यह आंकड़ा अधूरा रह जाएगा। जैसे अन्नामलाई कौंडर समुदाय से आते हैं, करीब 9% के करीब है। कौंडर वहाँ मजबूत समुदाय है, ओबीसी में आते हैं और काफ़ी धनवान हैं, पढ़े लिखे हैं। तो जो इनका जो जिस सीट से लड़ रहे हैं कोयम्बटूर में, इनका अच्छा खासा वहाँ पर प्रभाव भी आता है। इसके अलावा देवर एक हैं, तो ये एमबीसी में आते हैं, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट में, करीब 10% के करीब है। इनका भी काफ़ी अच्छा झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ, इसमें भी सेंध लगाई है उन्होंने। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, पूरे देश में लोग
एससी या एसटी के आरक्षण के लिए परेशान होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कास्ट ऐसी है जिसको डीकेडी बोलते हैं, वो एससी में है और वो चाहते हैं कि उनको ओबीसी में लाया जाए। वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में दिखाई पड़ते हैं, उन पे भी काफ़ी किया। इसी तरीके से अन्ना दुराई जो पूर्व एक मुख्यमंत्री थे, उनकी जो कास्ट है मुदलियार, उनके बीच में भी भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी पैठ बनाने की कोशिश की है। अब ये तो तय है कि वहाँ अगर करीब 20% के करीब अल्पसंख्यक हैं, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के साथ जा रहे हैं। कांग्रेस, माफ़ कीजिए, कांग्रेस और डीएमके के गठबंधन के साथ हैं। एआईडीएमके को भी उसका कोई बहुत ज़्यादा बिल्कुल फ़ायदा नहीं मिलने जा रहा। अब हुआ क्या कि एआईडीएमके को 50% एक समय में वहाँ के बहुत 3% के करीब ब्राह्मण है, यही वोटर था जो आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी को मिलता था, उसमें भी 50% चल जाता था जयललिता के साथ में। अब जयललिता नहीं है तो माना जा रहा है कि वो पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी, मतलब अधिकांश वोट, वो अपने साथ लेकर जाएंगे। और ये जो पूरी जो सनातन की बहस छिड़ी और जिस तरीके से तमिल को और तमिल भाषा को, तमिल संस्कृति को, काशी तमिल संगमम, तो ये जो चीज़ें थी बहुत कोशिश की गई उत्तर और दक्षिण का भेद बढ़ाने की वहाँ के रीजनल पार्टी के द्वारा, जो सत्ताधारी पार्टी है डीएमके के द्वारा, लेकिन वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि अन्ना मलाई जैसा चेहरा था। लेकिन आखिर में बात यही कि जिस अन्ना मलाई के बूते भारतीय जनता पार्टी यहां पर पहुंच रही है, क्या वो अन्ना मलाई अपनी सीट कोयम्बटूर बचा पाएंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 1 लाख वोटों का गायब होना, ये तो वोटरों का नाम लिस्ट से गायब होना, ये तो एक मुद्दा है ही। और दूसरा, ये सीट वैसे तो गठबंधन के हिसाब से पहले कम्युनिस्ट पार्टी लड़नी थी, लेकिन डीएमके का दुश्मन नंबर 1 इस समय, जैसे कि एक समय जयललिता होती थी, आज की तारीख में वो अन्ना मलाई है। तो अन्ना मलाई को किसी भी तरीके से उनकी सीट पर हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई है। तो अब देखना होगा कि जैसे 2014 में एक बड़ा कांड हुआ था, हालांकि अन्ना मलाई की तरह वो जमीनी नेता नहीं थे लेकिन बड़े नेता थे, अरुण जेटली चुनाव अमृतसर से हार गए थे, लेकिन उनको कद में कोई कमी नहीं आई थी। उनको एक तरीके से दिखाया तो मोदी सरकार में सबसे ताकतवर मंत्री हुआ करते थे। अब यहां हम ये नहीं कह रहे हैं कि अन्ना मलाई जीत ही गए या हार ही गए, या सारी सीटों का नतीजा तो देखिए ईवीएम जब खुलेगा तभी पता चलेगा। लेकिन इस तरीके की परिस्थिति बन रही है कि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में यानी कमाल कर सकता है, और अन्ना मलाई किस तरीके से अपनी सीट पर फंसे जरूर हुए हैं, लेकिन अभी भी कहते हैं ना कि दिल दुखा तो है पर टूटा तो नहीं है, तो उम्मीद अभी भी बची हुई है। तो ये देखने वाली बात है कि क्या करते हैं। ये एक बड़ा एक सस्पेंस बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर वाकई अपना खाता खोल के एक रेस्पेक्टेबल नंबर लेकर आ पाती है और उसमें अन्ना मलाई किस स्थिति तक पहुंच पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो अभी दीजिए मुझको इजाजत, और हम लगातार इसी तरीके की खबरें, इसी तरीके के विश्लेषण आपको पेश करते रहेंगे। कृपया यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दें और बताएं कि ये खबर आपको कैसी लगी, ताकि हम अपने आप को और परिमार्जित कर सकें। मैं राजकिशोर, मुझे दीजिए आज्ञा। बुलंदबाहर टीवी, ताकत आपकी।